वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सेल्फ असेसमेंट साइंस का जो सेल्फ असेसमेंट 1 है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट कर लें। सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन है होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच बिलोंग टू द सेम फैमिली that is possess same functional group and show similar chemical properties। तो इसमें एक क्वेश्चन है, राइट केमिकल फार्मूला ऑफ टू कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल जो है, अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज आप तैयार करते हुए दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स का नाम लिखिए। तो फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड मिथेनॉल, और इसका फार्मूला हो जाएगा CH3OH। ओके, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, इथेनॉल, इसका फार्मूला हो जाएगा CH3CH2OH। ये आंसर क्या हो गया, एक आंसर हो गया। सेकंड कह रहा है बी, स्टेट द पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड्स दैट डिटरमाइंस देयर फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो याद रखना है कि होमोलोगस सीरीज या फिर हाइड्रोकार्बन्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन डिटरमाइन कर रहा होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, जैसे जैसे उसमें कार्बन हाइड्रोजन जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, और जब मॉलिक्यूलर मास उनका बढ़ता चला जाएगा तो उनका MP यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। जैसे मीथेन, इथेन वगैरह जो है वो गैसियस फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन है, लेकिन जब उसमें कार्बन हाइड्रोजन और जुड़ता हुआ चला जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि गैस से वो जो मैटर है हाइड्रोकार्बन, वो लिक्विफाइड मतलब वो लिक्विड फॉर्म में आता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो उसका MPVP उनके मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से क्या होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, वो उसमें जैसे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियस उनका केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गया। ठीक है, फिर उनमें आप देखेंगे कि सैचुरेशन अनसैचुरेशन वाली बात आएगी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहेंगे, तो जैसे देखेंगे जब डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वो हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से मल्टीपल बॉन्ड आने की वजह से भी जो हाइड्रोकार्बन्स है उनके केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, चेंजिंग आता है। ये हो गया। सेकंड जानना है, सेकंड का ए फाइंड, जैसे इसमें क्या है स्टूडेंट कि दो एलिमेंट है ए एंड बी, ठीक है, और दो एलिमेंट का क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, ठीक है, और कह रहा है फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट्स। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है। और याद रखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम होगा, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उस एटम के पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो इसका मतलब है कि उसका वो एटॉमिक नंबर भी हो गया। तो एक एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक एटॉमिक नंबर हो गया 13 एंड बी का कितना हो गया एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, थर्ड इसमें 2 का बी देख ले स्टूडेंट। बी कह रहा है state the nature and formula of compound formed by the union of these two elements। कह रहा है कि इन दो एलिमेंट को देखिए ए एंड बी को, और फिर इनका फॉर्मूला लिखिए और नेचर ऑफ कंपाउंड के बारे में लिखिए। तो देखिए भाई, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 3 और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7। तो ए का वैलेंस कितना हो गया 3, क्योंकि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहता है तो वैलेंसी भी वही हो जाता है, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन मतलब 4 या 4 से अधिक रहेगा तो उसका वैलेंसी फाइंड करने के लिए 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो बी का वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो बी का वैलेंसी लिखने के लिए 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 8 माइनस 7, यानी इसका वैलेंसी हो गया 1। कंपाउंड बना ले, ए का वैलेंसी हो गया 3 और बी का कितना हो गया
ये वैलेंसी कह लीजिए, चार्ज कह लीजिए, वैसे भी समझ में आ रहा है कि ए क्या है, मेटल है, एंड बी क्या है, नॉन मेटल है। तो आप चार्ज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं डजंट मैटर। ये 1 इस तरह से आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, Ab3, ठीक है, Ab3 बन जाएगा। तो ये हो गया कंपाउंड। और चूंकि मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में, यानी आयनिक मतलब मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जब भी बॉन्ड बन रहा होता है तो वो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, और जब इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा उसको कहेंगे आयनिक कंपाउंड्स। इसको हम कहने जा रहे हैं क्या, आयनिक कंपाउंड्स। थर्ड, in order to perform an experiment, Kajal took 3 bread slices and kept them in the following condition. काजल जो है रोटी का टुकड़ा रखती है 3, ठीक है, और उसमें तीनों में अलग अलग मतलब थोड़ा सा कुछ ये करती है। फर्स्ट जो है स्लाइस 1 वो एकदम सूखा है, उसको डार्क प्लेस पर रख दिया गया। स्लाइस 2 है जो मॉइस्ट, उसको थोड़ा भिगो दिया गया और उसको डार्क प्लेस पर रख दिया गया। तीसरा है कि जो रेफ्रिजरेटर में उसको रख दिया गया ब्रेड को और वो मॉइस्ट कंडीशन में है। तो एक बात ध्यान में समझिए, जब रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है ना किसी भी फूड आइटम्स को या कुछ फूड आइटम्स को, देखिएगा वो मॉइस्ट ही रहेगा। और कहने का मतलब टेम्परेचर लो होने की वजह से वहां पे कोई भी फंजाई फंगस वगैरह का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। और जब फंगस की डेवलपमेंट की बात आएगी तो वो आपको डार्क प्लेस में होगा और मॉइस्ट होगा, ठीक है, जहां पे गर्मी मिल सके, ठीक है, मॉइस्चर भी होना चाहिए और टेम्परेचर भी उसको मिलेगा, तो वहां पे आप देखेंगे फंगस का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वुड सी ऑब्जर्व इन ईच ऑफ एवर कंडीशन। तीनों केस में वो क्या ऑब्जर्व की, तो ऑब्जर्व ये की जो सेकंड स्लाइस है उस पे फंगस, और वो फंगस कौन सा, राइजोपस उस पे डेवलप कर गया ब्रेड पे, ठीक है। यहां देख लीजिए 3 का ए में कौन डेवलप कर गया, राइजोपस जो है वो डेवलप कर गया। राइजोपस क्या होता है, तो ये फंगस है जो कि, ठीक है, ये फंगस है। इसमें बी क्वेश्चन है, नेम द काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। इसमें जो है स्पोर फॉर्मेशन के जरिए, स्पोर फॉर्मेशन स्टूडेंट असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और ये जो स्पोर फॉर्मेशन के जरिए आप देखेंगे फंगस स्पीशीज में, फंगस में जो है ना वो आप स्पोर फॉर्मेशन होता है, और फंगस का कौन सा हो गया, राइजोपस हो गया, बी का हो गया क्या, फंगस, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर ले 4 का ए, स्नेहा वाज स्टडीइंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हर क्लास टीचर आस्क्ड हर टू स्टेट द नेम ऑफ द events which occur in the reproductive system of human female। देखिए इसमें स्नेहा जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन को स्टडी कर रही थी, और उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई ह्यूमन फीमेल में रिप्रोडक्शन के दरमियान दो ये कंडीशन अगर होगा तो उसमें के बॉडी में क्या क्या चेंजिंग आता है। पहला समझिए, ए इफ ए इज फर्टिलाइज्ड, जब एक का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट में यदि हो जाता है तो फिर क्या होगा, तो आपको पता है कि वो जब फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, जायगोट के बाद एम्ब्रायो, और उसके बाद वो चीज जो है यूटेरस में आता है, यूटेरस में उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होने के लिए यूटेरस में पहले जो होता है प्लासेंटा तैयार होता है, ठीक है। उस प्लासेंटा में से कुछ जो टिश्यू है वो अम्बिलिकल कॉर्ड बना देते हैं और वो एम्ब्रायो की बॉडी से अटैच रहता है, जिसमें जिस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू और प्लासेंटा के थ्रू जो है वो आप क्या करते हैं, वो जो एम्ब्रायो है वो फूड है ना, ये फूड कहें या फिर न्यूट्रिएंट्स कहें, है ना, उसको और ऑक्सीजन को मदर के ब्लड के थ्रू उनकी बॉडी को मिलता रहता है। तो बस यही चीज है। और यदि एक फर्टिलाइज नहीं होगा, जब एक फर्टिलाइज नहीं होगा तो 2 to 3 डेज तक एक जो है फैलोपियन ट्यूब में रहेगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो फिर डिजेनरेट होकर डिस्चार्ज हो जाएगा और फिर से यूटेरस का जो वॉल है वो फिर से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा। बस 10th के लेवल में फिलहाल इतना ही डिस्कस करना है। बी है इसमें मेंशन द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन यूटेरस इन केस ए। यूटेरस में क्या चेंजिंग आएगा, तो जब केस ए में, यानी केस ए कहने का मतलब जब एक फर्टिलाइज हो गया, जब एक फर्टिलाइज हो जाएगा
तो क्या होगा, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जो है फिर वो एम्ब्रायो में डेवलपमेंट होना है, फीटस वगैरह है ना, फिर जिस भी लिविंग क्रिएचर्स का क्या ह्यूमन बीइंग्स का, तो फिर 9 मंथ के बाद फुल्ली मैच्योर बेबी का बर्थ भी होना है। तो उसके लिए प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए क्या करेगा, यूटेरस जो होगा ना, वहां पे गया, वहां पे जाने के बाद चूंकि यूटेरस का रफ हो चुका था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद, तो वहां पे क्या होगा, प्लासेंटा का डेवलपमेंट शुरू होगा। उस प्लासेंटा में से एक जो होगा वो अम्बिलिकल कॉर्ड में डेवलप कर जाएगा, और उसके बाद जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलता रहेगा थ्रू द मदर ब्लड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नाजिया परफॉर्म द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं जब सिंगल वो कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेट है, ठीक है, उनके बीच में सिंगल जो ट्रेट्स होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, उनके बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और जब टू कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को यानी ट्रेट को जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसको डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो नाजिया जो है एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म की, किसके बीच में होमोजाइगस टॉल पी प्लांट, जिसको कैपिटल T डिनोट किया गया, एंड होमोजाइगस शॉर्ट पी प्लांट डिनोटेड बाय स्मॉल t। ठीक है, सी ऑब्टेन ओनली टॉल प्लांट डिनोटेड बाय कैपिटल T, जैसा कि हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इन द F1 जनरेशन। हाउएवर इन F2 जनरेशन सी ऑब्टेन बोथ टॉल एंड शॉर्ट प्लांट। डज द गिवन इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस? यस, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, जो पहला वाला केस देख रहे हैं वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लास्ट वाला भी आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें कुछ आ जाता है बातें, क्योंकि जहां कहीं भी कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ट्रेट होगा उस केस में जो डोमिनेंट है वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और रिसेसिव जो है कभी भी कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म के प्रेजेंस में एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पाता है। ठीक है, बस इस चीज को एक्सप्लेन करना है, मैंने बहुत मल्टी टाइम वीडियो में बताया है। इसमें और वाला क्वेश्चन है, मिस्टर नरेश एंड हिज वाइफ हैव अटैच्ड ईयरलोब्स। देखिए मिस्टर नरेश एंड उनकी वाइफ का जो ईयरलोब है, ये ईयरलोब है ना, इसको पहले पिन्ना कहते हैं, ये ईयरलोब जो है वो अटैच है, ये एक तरह का रिसेसिव ट्रेट है। एंड आर प्रोफेशनल डांसर, प्रोफेशनल वो डांसर भी हैं। दे टोल्ड देयर कलीग्स that their offspring would have attached earlobes and will be a good dancer। और दोनों जो कपल हैं उनका अपने कलीग मतलब जो सहकर्मी होते हैं उनके बीच में ये कहना है कि भाई हमारे जो भी बच्चे होंगे ना सबका ईयरलोब जो होगा वो अटैच ही होगा। ठीक है, और सबका ईयरलोब अटैच होगा और सब अच्छे डांसर होंगे। ठीक है, तो कह रहा है देयर नोशन राइट, पूछा जा रहा है इज देयर नोशन राइट, क्या उनका ये जो ओपिनियन है, क्या उनका जो ये थॉट है वो क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। एक बात मैं बताऊं, डांसर होने की बात बताऊं, ये एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है जो कि आफ्टर बर्थ आपने डेवलप किया है। तो ऐसा नहीं है कि मदर फादर एक अच्छे डांसर हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग भी एक अच्छे डांसर होंगे, क्योंकि जो एक्वायर्ड ट्रेट है, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हम लोग आफ्टर बर्थ गेन कर रहे होते हैं वो हम लोगों के जीन से जुड़ा नहीं होता है, और जो चीज हम लोग के जीन से जुड़ा नहीं होगा वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिटेड नहीं हो पाता है। रही बात ईयरलोब की अटैच होने की, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ईयरलोब जो है रिसेसिव ट्रेट है, अटैच ईयरलोब, तो अटैच ईयरलोब होना रिसेसिव ट्रेट है, तो हो सकता है, ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो अटैच ईयरलोब वाले होंगे, नो डाउट, लेकिन ये भी हो सकता है आपको कि यदि, ठीक है, अगर ये रिसेसिव है तो रिसेसिव होने का मतलब हो गया कि इसमें रिसेसिव ट्रेट है ईयरलोब। ठीक है, तो इसमें चांसेस है कि कुछ हो जाए, लेकिन आपको मैं बताऊं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ वेरिएशन भी कॉज हो सकता है, कुछ वेरिएशन भी कॉज हो सकता है, लेकिन डांसर बनने वाली बात है ये आप बिल्कुल भी नहीं कतई नहीं कह सकते 100%। ठीक है, क्योंकि ये चीज जीन से जुड़ा नहीं होता है, ये चीज इनहेरिटेड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है an alpha particle enters a uniform magnetic field at a right angle to it as shown in the figure। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए जब भी कोई चार्ज पार्टिकल या फिर जो करंट की बात कर रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्लेस किया जाएगा, बात समझिएगा, परपेंडिकुलरली प्लेस किया जाएगा।
तभी जाकर करंट कैरिंग डिवाइस पे या मूविंग चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो इसमें क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में जो अल्फा पार्टिकल है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसमें इस तरह से अल्फा पार्टिकल जो है वैसे तो अभी एरो से पता तो यही चल रहा है कि अल्फा पार्टिकल मोशन में है, बट पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि stating the relevant principle, identify the direction in which the alpha particle moves, give reason to support your answer। अब कौन से प्रिंसिपल का यूज करके आप बता सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उसमें फोर्स लगेगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा, कौन से पे आप कौन से प्रिंसिपल पे बताएंगे। तो ये आपका जो हो गया वो हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे आप इसको चेक कर सकते हैं अप्लाई करके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया हूं, उसको ध्यान रखिएगा। ऐसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड, फादर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड व्हाट डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का बी, स्टेट वेदर एन अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज प्लेस्ड इन अ फील्ड एट रेस्ट। नो नेवर। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट कंडीशन में रहेगा तो दैट चार्ज पार्टिकल डजंट एक्सपीरियंस एनी टाइप्स ऑफ फोर्स। तो उस चार्ज पार्टिकल पे किसी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस वो चार्ज पार्टिकल नहीं कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत आसान है, ये भी हमने मल्टी टाइम डिस्कस किया है। दो ऐसे मैग्नेट दिया हुआ है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, ठीक है। एरो कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे पोल बताने की बात है, ये पी एंड क्यू है, यहाँ पे दो पोल है। कह रहा है आइडेंटिफाई द पोल्स मार्क पी एंड क्यू एज नॉर्थ और साउथ पोल। देखिए ध्यान से, ये जो पोल है ना यहाँ पे, ये अभी आपका नॉर्थ पोल होगा, ये भी आपका क्या होगा नॉर्थ पोल होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज कर रहा होता है, साउथ पोल में मर्ज कर रहा होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। मैं तो बता ही दिया रीजन। बी है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा होता है साउथ टू नॉर्थ। वो यूनिफॉर्म होगा, पैरेलल होगा और वो किधर होगा साउथ टू नॉर्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देख रहे हैं हम लोग। Seventh question. The figure shows a food wave arranged into trophic level। ये food wave है, तो आप जानते हैं कि food wave का definition क्या होता है, interconnected food chains are called food wave। तो इसमें क्वेश्चन है, आप जैसा कि उसमें सैंपल पेपर में देख रहे होंगे, how many energy transferring step away from the sun is the deer। देखिए भाई सन, तो सन से जो है वो 1% एनर्जी किसको मिलता है प्रोड्यूसर को। क्लियर है, प्रोड्यूसर हो गया प्लांट्स, क्लियर। और प्लांट से जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को मिलता है 10% एनर्जी, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, और वो क्या होगा, यहाँ पे तो डायग्राम में डीएल दिखा है, यहाँ से आपको 10% एनर्जी का ट्रांसफर होगा प्लांट से किसको डियर को। इसमें देख लेंगे कि ट्री से भी डियर सर्वाइव कर लेगा, फ्लावरिंग सर्फ से भी कर लेंगे, कैरेट से भी कर लेंगे और कॉर्न से भी कर लेंगे। नेक्स्ट आपको जो डायग्राम दिया हुआ है, और इसमें कुछ डायग्राम है जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि जो सन से जो रेडिएशन है
वो बिल्कुल आपको मैं बताया हुआ हूँ कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें ओजोन लेयर रहता है, तो वो एक तरह से प्रोटेक्टिव शील्ड का काम कर रहा होता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन उसको वो अर्थ के सरफेस पे इंटर नहीं होने देता है, अर्थ के सरफेस तक रीच नहीं होने देता है। और दूसरे में दिखाया हुआ है कि भाई ओजोन होल हो गया है और वहां से अल्ट्रावायलेट रेज इंटर कर रहा है। तो कह रहा है कि नेम एंड एक्सप्लेन द फेनोमेनन शोन इन द डायग्राम। इस फेनोमेनन को आप क्या कहेंगे एंड लिस्ट आउट एनी थ्री इफेक्ट ऑफ द अबव फेनोमेनन ऑन ह्यूमंस। देखिए भाई ये तो आपका हो गया, इसको आप डायरेक्ट क्या कहेंगे, इसको आप डायरेक्ट कहेंगे कि भाई ये जो है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर रहा है लिविंग बीइंग्स को, ठीक है। एंड इसमें जो है आप देख रहे हैं कि ओजोन होल होने की वजह से जो अल्ट्रावायलेट बी रेज है वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच गया है, तो पहुंच रहा है अर्थ के सरफेस तक, ऑब्वियस है कि जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, ठीक है, उनको जो है वो अफेक्टेड तो करेगा ही करेगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट बी रेज जो होता है वो कार्सिनोजेनिक नेचर का होगा, कैंसर कॉजिंग होगा, तो वो प्रभावित करेगा, ठीक है। सेक्शन बी हम लोग देख लें। सेक्शन बी देख लेते हैं 8 का ए। इसमें जो है वो फिर से वैसे ही ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये 6 एलिमेंट्स हैं और इनका जो है क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनका एटॉमिक नंबर गिवन है। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज इज अ ए नोबल गैस। नोबल गैस कौन सा होगा, तो याद रखना है कि नोबल गैस जो होंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 यानी 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए एक्सेप्ट हीलियम। देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है, इसमें से कौन से होंगे, तो एक तो 10 वाला होगा, क्योंकि जिनका एटॉमिक नंबर जैसे G, तो G का एटॉमिक नंबर कितना है 10, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब करेंगे तो कितना होगा 2 and 8, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 8, तो इसका मतलब हो गया ये नोबल गैस। और इसमें देख लेते हैं 8 के बाद 18 वाला होना चाहिए, तो 18 वाला तो हमें नहीं दिख रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। और फिर एक्सेप्ट में हीलियम आ जाएगा, तो हीलियम का 2 होता है, तो 2 वाला भी नहीं दिख रहा है, यानी ये हो गया। फिर इसमें पूछ रहा है सेकंड, इसमें पूछ रहा है कि हैलोजन कौन सा होगा। हैलोजन कहने का मतलब जो ग्रुप 17 वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हैलोजन कहेंगे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, तो ये सारा, जिसमें क्या हो जाएगा हैलोजन कौन सा हो जाएगा F। F जो हो गया वो हो गया हैलोजन, ठीक है। इफ का भी कर लेते हैं, इफ बी कंबाइन विद F what would be the formula of compound formed। ये कह रहा है कि B जो है यदि F के साथ कंबाइन करेगा, तो पहले देख लेते हैं B का एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट, B का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, वो है 11। इसका मतलब B का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया वो 281 हो गया, ठीक है, 281 हो गया। और जब वो कंबाइन करेगा F के साथ, तो F का देख लेते हैं हम लोग, तो F का जो है वो एटॉमिक नंबर हो गया 17, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो गया F का 287। देखिए भाई पता चल तो रहा है कि B जो है वो मेटल है, ठीक है, एंड F जो है वो क्या है नॉन मेटल है। सबका वैलेंसी भी अब आपको क्लियर हो रहा होगा, तो इसमें जब कंपाउंड बनेगा दोनों का वैलेंसी 1 दिख रहा है, तो B एंड F, ठीक है, मेटल है +1 एंड नॉन मेटल है -1, तो इस क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा BF बनेगा, क्लियर है। चलिए C, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ C एंड E। C एंड E का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, तो स्टूडेंट बहुत आसान है। और स्टूडेंट ऐसा है कि कभी पहले में मेरे से मिस्टेक, मतलब भाई अब मुझे मैं बोलना चाहूँ कुछ हो सकता है, तो उसको आप लोग इग्नोर करें या फिर कमेंट में उसको क्लियर कर लें, ठीक है। वैसे मैं मुझे पूरा उम्मीद रहता है कि 110% कहीं मेरे से मिस्टेक नहीं होता है, ठीक है। ये मतलब मैं मेरा प्राउड नहीं कह रहा, ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कहता है, ठीक है। क्योंकि टीचिंग फील्ड में बहुत समय से हूँ, आप लोगों का प्यार मिलेगा तो मैं इस फील्ड में भी बहुत आगे निकलूंगा आप लोगों के प्यार से। तो कि एज का C देख ले, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। पहले C का देख लेते हैं कि C का एटॉमिक नंबर कितना है। C का एटॉमिक नंबर है 12, इसका मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 12, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282, ठीक है। एंड E की बात कर लें, E का एटॉमिक नंबर कितना है, E का है 8,
यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो गई, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 and 6। बहुत आसान है। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। द जनरल फार्मूला फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन फैमिली इज CnH2n। बिल्कुल सही है कि एल्कीन का जो है वो जनरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला जो होगा वो क्या होगा? वो होगा CnH2n। CnH2n होता है फर्स्ट ए। कह रहा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्कीन इफ देयर आर 6 हाइड्रोजन एटम। समझिए कि जब 2n 6 है, क्योंकि 2n बता रहा होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो बताइए n कितना होगा? 3। तो पूछ रहा है कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। बहुत आसान, आप यही मैथ पढ़ते हैं ना, इक्वेशन इसको सॉल्व कर लेंगे तो n 3 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? फार्मूला इसका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6। देखिए बहुत आसान है। ठीक है, बी कर रहे हैं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली। एल्कीन फैमिली यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उसका जो फर्स्ट मेंबर होगा, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। तो कम से कम जो फर्स्ट मेंबर होंगे उसमें कितने हाइड्रोजन एटम की जरूरत पड़ेगी, सॉरी कितने कार्बन एटम की जरूरत पड़ेगी? जैसे कि प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स, तो कम से कम 2 कार्बन एटम तो चाहिए ना। तो बी, तो कम से कम 2 कार्बन एटम चाहिए और इनके बीच में एल्कीन है तो सिंगल डबल बॉन्ड, और बाकी जो है वो पेट्रोवैलेंसी के अकॉर्डिंग इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट मेंबर हो गया, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिए C2H4 फर्स्ट मेंबर हो गया। C लिख लेते हैं। तो राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ लोअर एंड हायर होमोलोगीज ऑफ एन एल्कीन व्हिच कंटेन 4 कार्बन। ना देखिए क्या रहेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ लोअर एंड हायर होमोलोगी, जिसमें कि कार्बन कितना प्रेजेंट होगा? तो कार्बन प्रेजेंट होगा 4। एल्कीन का जो कार्बन 4 प्रेजेंट हो रहा है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 टू 8, यानी ये क्या हो गया? ब्यूटीन। क्या हो गया? ब्यूटीन हो गया। ठीक है, ये हो गया राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ लोअर एंड हायर होमोलोगीज ऑफ एल्कीन व्हिच कंटेन 4 कार्बन्स। ठीक है, और में देख लेते हैं इसमें क्या है, और का क्या आंसर है और का क्या क्वेश्चन है। और ठीक है, और का देख लेते हैं इसमें क्या रहा है। कुछ टेबल बना हुआ है, सब जगह फिल करना है स्टूडेंट। ठीक है, ए की जगह क्या होगा, बी की जगह क्या होगा, सी डी ई एंड एफ। देखिए ए जो है वो क्या है, तो आईपीसी नेम ऑफ द होमोलोगस सीरीज। ए जो लिखा हुआ है CnH2n-2 के नीचे ए लिखा हुआ है, उसका नाम लिखना है, तो ऑब्वियस है ये हो गया अल्काइन, एंड ये हो गया अल्काइन, क्योंकि अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। बी जो है वो आपको CnH2n+2 के नीचे लिखा हुआ है, यानी ये हो गया अल्केन। ओके, सी जो लिखा हुआ है तो सी का मतलब हो गया अल्कीन के पास क्या होता है? सिंगल डबल बॉन्ड, कम से कम एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए, और जो अल्काइन है उसके पास एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ई को देख लेते हैं, आईपीसी नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज। तो भाई देखिए अल्कीन एंड अल्काइन में पहला मेंबर है ना वो 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, 2 कार्बन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन। एंड एफ की जगह क्या हो जाएगा? फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर क्या है ना, तो फर्स्ट मेंबर ये अल्केन में फर्स्ट मेंबर क्या हो जाता है? मीथेन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लेते हैं। 10 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अजय फ्रेंड्स निखिल हैज 4 सन एंड 1 डॉटर। ही बिलीव्स दैट he produces more sperm with Y chromosome. Do you agree?
with suitable reason justify whether he is right or wrong in thinking this way। देखिए अजय का दोस्त का कहने का ये मतलब है कि उसके पास 4 सन है, 4 सन है उसके पास, अजय के दोस्त के पास, और उनके पास एक डॉटर है। तो अजय का फ्रेंड का कहना है कि भाई हमारे द्वारा जो गैमेट हमारे बॉडी से रिलीज होता है उसमें मैक्सिमम वाई क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम नहीं होते। इसी कारण से हमारे पास 4 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं और एक ही बेटी है। ये कहना सही है? ये कहना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि भाई जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो ये थोड़ा सा डेस्टिनी पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि भाई हम हाँ, लोग ऐसे कहते हैं लकी है भाई कि हर बार हमने कॉइन को टॉस किया तो हर बार हेड आ रहा है, हर बार हेड आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भाई हमने टॉस किया तो मतलब वो हमारी कंट्रोल में, नेवर, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो नेचर डिसाइड करता है, ठीक है। क्योंकि मिलियंस ऑफ सिंगल इजैकुलेशन के दरमियान मिलियंस ऑफ मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं और उनका फीमेल गैमेट के साथ उनका फ्यूजन होगा, उसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये कहना कतई भी सही नहीं है, उसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, उसमें वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा गैमेट का भी फ्लो होगा, एक्स क्रोमोसोम वो कैरी कर रहा गैमेट का भी फ्लो होता है, और वो उसके बाद एक्स कैरी कर रहा गैमेट यानी फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करने का, ये रैंडम प्रोसेस है, वो नेचर डिसाइड करेगा, इस पे ह्यूमन बीइंग्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने डिस्कस किया। इसके आगे का जो डिस्कशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।